हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डाटा इंजन। हम इस चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज़। ऑलरेडी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज़ चला चुके हैं इस चैनल पर, बट वो इंग्लिश में है, शॉर्ट्स में। बट अब हम यहाँ पर एम एस एक्सेल सीखने वाले हैं हिंदी में, और वीडियोज़ के माध्यम से हम एम एस एक्सेल को कवर करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे। तो कोई भी जिसे एम एस एक्सेल नहीं आता है वो इस वीडियो को रेफर कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। एम एस एक्सेल खोलने के लिए हम या तो स्टार्ट सर्च कर सकते हैं लिखकर एक्सेल, और हमें एक्सेल ऐप मिल जाएगा जिसे हम खोल सकते हैं, या फिर हम विंडोज़ आर की प्रेस करके एक्सेल टाइप कर सकते हैं और उसके बाद हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल जाएगा। जब एम एस एक्सेल खुलता है तो सबसे पहले हमें ये स्क्रीन देखने को मिलती है जिसमें हमें तीन मेन सेक्शंस दिखेंगे: होम, न्यू एंड ओपन। ओपन में हम हमारे सिस्टम पर फाइल्स लोकेट कर सकते हैं जिन्हें हम ओपन करना चाहते हैं। जैसे एक्सेल फाइल्स हम कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। हम अगर किसी पर भी क्लिक करेंगे तो वो फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। न्यू में हमारे पास बहुत सारी पहले से डिफाइंड टेम्पलेट्स होती है एक्सेल में, जैसे कि ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल, फॉर्मेट ट्यूटोरियल, सीजन, फोटो, कैलेंडर। ऐसी बहुत सारी टेम्पलेट्स एक्सेल में पहले से बनी हुई हैं। अगर हम किसी टेम्पलेट को ऑलरेडी बनी हुई टेम्पलेट को यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसे रेफर कर सकते हैं। उसके बाद एक हमारा होता है होम, जिसके अंदर हम एक ओवरव्यू मिलता है न्यू और ओपन दोनों का। हम ब्लैंक वर्क भी खोल सकते हैं और बाकी प्री डिफाइंड वाले भी खोल सकते हैं। प्री डिफाइंड वाले ज़्यादातर उनके लिए हैं जो ऑलरेडी एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं और किसी स्पेशल केस के लिए यूज़ करना चाहते हैं। हम यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे। तो ये होती है हमारी एक्सेल में वर्कबुक, जो हमें यहाँ पर दिखती है स्क्रीन। ये हमारी वर्कबुक है, और एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी शीट्स हो सकती हैं, जैसे शीट 1, शीट 2। हम यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके एक एक शीट को ऐड कर सकते हैं, और एक शीट के अंदर ये बहुत सारे सेल्स होते हैं। और सेल बेसिकली क्या होता है, ये रो और कॉलम जहाँ पर मर्ज करते हैं उस एक इंटरसेक्शन को हम सेल बोलते हैं। जैसे बी कॉलम, ये हमारे जो वर्टिकल होते हैं ये हमारे कॉलम्स होते हैं, जो लेटर्स के तरह नेम होते हैं, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से। और ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल होती हैं ये हमारी रोज होती हैं, और ये न्यूमेरिकल नंबर में होती है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो हम सेल को बेसिकली इंटरसेक्शन बताते हैं, एक कॉलम का और एक रो का। जैसे बी कॉलम और 2 रो, केवल एक ही ऐसा सेल होगा जो बी कॉलम और 2 रो को डिफाइन करेगा, और उस सेल को हम बोलते हैं B2। और ये यहाँ पर हम हमारे सेल की लोकेशन देख सकते हैं, B2। ये होता है हमारा फॉर्मूला बार। जैसे हम कोई भी अगर फॉर्मूला लिखते हैं किसी भी सेल में तो हमें उसकी वैल्यू दिखती है सेल के अंदर, लेकिन अगर हमें उसका फंक्शन देखना है तो हम या तो उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर हम उसे फॉर्मूला बार पे जा सकते हैं। ये चीज़ ज़्यादा समझ में तब आएगी जब हम फॉर्मूलाज कवर करेंगे। यहाँ पर हम ऊपर बहुत सारे टैब्स देख सकते हैं: फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। ये सारे टैब्स के अंदर हमारी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होती है जिन्हें हम आगे यूज़ करेंगे। एक टैब के अंदर हमें ये बहुत सारे सेक्शंस देखने को मिल सकते हैं: क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, जैसे हमें होम में मिल रहे हैं। और उसके बाद हम उसके अंदर हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी को बताना हो कि कहाँ पर नेविगेट करना है आपको एक्सेल में, तो हम बोल सकते हैं कि होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड सेक्शन के अंदर हम फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो कुछ और चीज़ें हम बेसिक फॉर्मेटिंग की यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम कॉलम का साइज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम दोनों कॉलम के बीच में आएंगे तो हमें एक प्लस तरह का साइन दिखेगा, जिसे हम ड्रैग करके हम अपने कॉलम की विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी तरह ये रो के अंदर भी होता है, दो रो के बीच में हम इस तरह ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलो एक टेबल बनाते हैं, लेट्स से नेम, और हम 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लेंगे: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। नेम हम ले लेते हैं रोहित, विराट एंड राहुल सपोज। तो ये हमने एक टेबल बनाई जिसके अंदर हम कुछ मार्क्स लिखेंगे रोहित, विराट और राहुल के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट में। तो जैसा हम देख सकते हैं कि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लग रहा है, तो हम इधर इसकी विड्थ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से हम हमारे जो हेडिंग्स हैं उन्हें बोल्ड भी कर सकते हैं। हम हमारे इधर जैसे नाम है हम इन्हें इटैलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें मान लो एक नया रो ऐड करना है, जैसे कि हम यहाँ पर रो ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस दबा सकते हैं, या फिर हम राइट क्लिक करके ऐड रो भी कर सकते हैं, इंसर्ट, तो वो इंसर्ट रो हो जाएगी। डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल माइनस दबा सकते हैं। सो लेट्स से हम इसको एक हेडिंग देते हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स।
अब हमें ये हेडिंग चाहिए बोल्ड, हमने बोल्ड कर दिया। हमें इसका साइज़ बड़ा करना है, हम यहाँ पर नंबर देख सकते हैं, हम ड्रॉप डाउन में नंबर देख सकते हैं या फिर हम अपने हिसाब से भी टाइप कर सकते हैं। लेट्स से हमने इसको 18 दे दिया। अगर हमें इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ में हम बहुत सारे फ़ॉन्ट देख सकते हैं और हम जैसे उस पर होवर करेंगे तो हमें यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन दिखेगी। लेट्स से हम यहाँ पर कोई फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, तो हमने वो चूज़ कर लिया है। अब हमें चाहिए कि ये हेडिंग इस पूरी रो के ऊपर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ये 4 सेल सिलेक्ट करेंगे जो हमारी टेबल है उसके ऊपर वाले, और मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे, जिस वजह से हमारे ये जो 4 सेल हैं A1, B1, C1 और D1, ये मर्ज होके एक सिंगल सेल बन जाएगा और उसके अंदर हमारा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स लिखा आ जाएगा। अब ये हमारी अलाइनमेंट होती है, ये वर्टिकल अलाइनमेंट है, जैसे टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट एंड बॉटम अलाइनमेंट। ये हमें अभी ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा है, तो हम लेट्स से इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। अब हम अगर टॉप अलाइनमेंट करेंगे तो ये सबसे ऊपर चला गया, सेंटर अलाइन करेंगे या फिर मिडल अलाइन करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा, और बॉटम अलाइन करेंगे तो ये सबसे नीचे आ जाएगा। ये हमारी वर्टिकल अलाइनमेंट थी और ये हमारी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। जैसे कि हमें अलाइन लेफ्ट करना है तो ये लेफ्ट में चला जाएगा, सेंटर में करना है तो ये सेंटर में चला जाएगा, और राइट में करना है तो ये राइट में चला जाएगा। तो हम इसको सेंटर में कर देते हैं। और इसी तरह हमें और चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि ये हमारा बॉर्डर है। बॉर्डर में हमें कई तरह के ऑप्शंस है, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर। हमने जो सेल सिलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर हम किस तरह का बॉर्डर लगाना चाहते हैं यहाँ पे हमें दिख जाएगा। ऑल बॉर्डर्स लगा देंगे तो चारों तरफ को बॉर्डर लग जाएगा, आउटसाइड बॉर्डर, थिक आउटसाइड बॉर्डर, ये हमारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से। मान लीजिए हमें ऑल बॉर्डर्स लगाना है तो हम ऑल बॉर्डर्स लगाएंगे और हमें यहाँ पर बॉर्डर दिख रहा है, इस तरह से ये ब्लैक लाइन आ गई है, बाकी किसी सेल पे इस तरह के ये आउटलाइन नहीं। इसी तरह हम यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको देते हैं, अगर रेड कलर देंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा। इस तरह हम इसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, हम ग्रीन कलर, येलो कलर, अगर हमने येलो दे दिया तो ये येलो कलर का हो जाएगा। हम सेल कलर दे सकते हैं और इस तरह से हम उसको फ़ॉन्ट का कलर भी दे सकते हैं। ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग के ऑप्शंस हैं बेसिकली। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अगर हमें बहुत बड़ा टेक्स्ट लिख दिया, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट, तो ये हम देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा टेक्स्ट है और ये आगे जा रहा है। अगर हम देखें इसकी लोकेशन E2 है और हमें E2 पे ऊपर फॉर्मूला बार में ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम F2 पर क्लिक करेंगे तो ये खाली है। लेकिन अगर हम दूर से देखेंगे तो ये हमें पूरे 3 सेल में दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, रैप टेक्स्ट। जब हम रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट उसी रो में हमें, उसी सेल में हमें दिखता है, लेकिन अगली लाइन में, जैसे कि इस तरह से। ये हमें अब एक ही सेल में दिख रहा है, वो सेल के बाहर नहीं जा रहा है बल्कि नीचे चला गया है। इसको हम रैप टेक्स्ट बोलते हैं। अभी के लिए हम इसे हटा देते हैं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, कोई भी रैंडम वैल्यू पुट कर देते हैं 0 से 100 के बीच में मार्क्स के लिए। ये हमने रैंडम वैल्यूज़ पुट कर दिया। हमने बेसिक फॉर्मेटिंग देख लिया है, हमने पूरा इसका ओवरव्यू देख लिया है MS एक्सेल का। और अब हम यहाँ पर आगे अपने फंक्शंस शुरू करने जा रहे हैं MS एक्सेल में। MS एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसा कि आपने कभी ना कभी सुना ही होगा कि ये इसमें हमारी हेल्प के लिए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। बहुत बड़े बड़े डाटा सेट्स पे हम सिंपल से सिंपल काम भी, चाहे वो सम करना हो या फिर एवरेज निकालना हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी काम हम बहुत सारे नंबर्स पर अगर करना चाहते हैं तो हम वो एक्सेल पे करते हैं, क्योंकि वो मैनुअली करना वो पॉसिबल नहीं है। कैलकुलेटर पर भी हम उसको इतना ज़्यादा टाइप करना और वो फिजिबल नहीं होता है। उस केस में हम MS एक्सेल यूज़ करते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा डाटा होता है, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं एक्सेल से, उसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सेल में कर सकते हैं, जिन्हें हम धीरे धीरे स्टार्ट करके बेस एडवांस तक जाएंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन है जो हम एक्सेल में स्टार्ट करने वाले हैं वो है सम। लेट्स से हम सम निकालेंगे। सम निकालने के लिए अब हमें कोई भी फंक्शन अगर यूज़ करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो लगाना होता है इज इक्वल टू साइन। उसके बाद ही हम फंक्शन का नाम देते हैं। तो हम सम निकालने के लिए हमारे फंक्शन का नाम भी सम ही होता है, हम उसको सम लिखते हैं। और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम उसको कैपिटल लेटर्स में ही लिखें, हम अगर उसको स्मॉल लेटर्स में भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और कोई भी फंक्शन बनाने के लिए हम उसके आगे पेरेंथेसिस, ये स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट जो है लगा देते हैं। सिंपल ब्रैकेट जो हमारे होते हैं वो लगा देते हैं। ये लगाने के बाद हमें इस फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स देनी पड़ती है।
इसके ब्रैकेट्स के बीच में जो भी हम चीज़ देते हैं उसको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले किसी भी फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें इज इक्वल टू साइन लगाना होता है, उसके बाद उसका नाम लिखना होता है, उसके बाद हमें पेरेंथेसिस लगाने होते हैं जो कि बताता है कि ये एक फंक्शन है, और उस फंक्शन के अंदर हमें जो जो भी वैल्यूज़ हम देते हैं उसे हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। अब हम हो सकता है लेट्स से कि हम सम निकालने के लिए कोई भी वैल्यू दे दें 5, 10। हमने वैल्यू दे दी है, अब हम एंटर दबाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 5 + 10 15। तो जो चीज़ मैं पहले कह रहा था, हम जब इस सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें उस पे जो आउटपुट है वो दिखाई दे रहा है जो कि 15 है, लेकिन हम यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला बार में देख सकते हैं जो भी हमने फॉर्मूला यूज़ किया था उसको निकालने के लिए वो हम ऊपर देख सकते हैं। तो ये तो हमने सिंपल वैल्यूज़ डाल के देख लिया। मान लीजिए हमें ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स को प्लस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फिलहाल इसे डिलीट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू सम। अब हम वैल्यूज़ लिखने की बजाय 58, 52, 45 सेपरेटली हम डायरेक्टली सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे और एक्सेल का ये फंक्शन उस वैल्यू को अपने आप ही गैदर कर लेगा। उसके बाद कोमा, सेकेंड वैल्यू, कोमा, थर्ड वैल्यू, पेरेंथेसिस क्लोज और एंटर। एंटर करते ही हमें यहाँ पर सम मिल जाएगा 58 + 52 + 45। आप चेक कर सकते हैं 155 होगा। अब हमें ये फंक्शन हर किसी के लिए लिखने, अगर हमें ये फंक्शन हर किसी के लिए लिखना पड़े, विराट, राहुल या फिर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों के लिए, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो हमें वो करना नहीं पड़ता एक्सेल के अंदर। हम जैसे ही इस सेल के राइट कॉर्नर पे जाएंगे हमें एक स्मॉल प्लस आइकन मिलेगा, या तो हम इसे ड्रैग कर सकते हैं या फिर हम इस पर डायरेक्टली डबल क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये अपने आप ही सारी रोज़ के ऊपर सेम फंक्शन को लगा देगा। जैसे हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, इसने सम कर दिया है सेल B4 C4 D4 का, B4 C4 D4। इसी तरह यहाँ पर इसने सम कर दिया B5 C5 D5 का, B5 C5 D5 का। तो बेसिकली जब हम ये इसको ऑटोफिल करते हैं तो करता क्या है, ये रोज को जो है अपने आप इंक्रीज कर देता है, कॉलम्स को अपने आप इंक्रीज कर देता है। जैसे कि हमने इसको नीचे ड्रैग किया तो इसने कॉलम्स तो वही रखे, लेकिन इसने रोज जो है वो चेंज कर दी। यहाँ पर B3 C3 D3 था, यहाँ पर कॉलम हमारे सेम रहेंगे B C और D। और जैसे ही हम सेकंड अगले उस पे जाएंगे तो उस पे इसने कॉलम तो वही रखा B C D, लेकिन इसने रो चेंज कर दी 4 4 4। तो इस तरह से ये ऑटोफिल हमारा काम करता है। तो हमने यहाँ पर पहला फंक्शन एक्सेल के अंदर सीख लिया है जो कि था सम फंक्शन। दूसरा फंक्शन जो हम देखेंगे वो है एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन यूज करने के लिए ऑब्वियसली हम सबसे पहले इज इक्वल टू साइन तो लगाएंगे ही, और एवरेज फंक्शन यूज करने के लिए जो फंक्शन का नाम होता है वो भी एवरेज ही होता है। हम लिखेंगे एवरेज, हम अपना फंक्शन स्टार्ट करेंगे और इसमें भी हम एवरेज लिखने के लिए हम क्लिक कर सकते हैं सेल्स पर डायरेक्टली, कोमा कोमा, हमने 3 वैल्यूज दे दी, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, और हमें यहाँ पर हमारी एवरेज मिल गई है। और इसी तरह हम इसको ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पर और हमारी जो बाकी एवरेज है वो अपने आप ऑटोफिल हो जाएगी। आप एवरेज यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। कुछ और फंक्शंस हम यहाँ पर देखेंगे। अगला फंक्शन जो है मिन फंक्शन। मिन फंक्शन क्या करता है, हम जो भी रेंज इसके अंदर देते हैं नंबर्स की, उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को हमारे लिए प्रिंट कर देता है। जब हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं तो मिनिमम मैक्सिमम चेक करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। यहाँ पर हमें देखकर हमारे लिए बहुत आसान है कि 45 सबसे छोटा है, बट बड़े लेवल पर ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है और उस केस में हमारा ये मिन फंक्शन काम आता है। इसके लिए हमारा जो कीवर्ड होता है वो भी मिन होता है, इज इक्वल टू मिन, और पेरेंथेसिस के अंदर अंदर हम 3 नंबर देंगे। और बार बार कोमा लगाने की बजाय हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं, हम रेंज लिख सकते हैं। हम पहले सेल पर क्लिक करेंगे, कोलन, और उसके बाद लास्ट सेल जो उस रेंज में होगा उस पर क्लिक करेंगे और वो सारे सेल उसके बीच में जो होगा उसको अपने आप ले लेगा। और हम पेरेंथेसिस बंद करेंगे और इस तरह से हमारे पास मिनिमम वैल्यू हमारे मिल गई 45। डबल क्लिक और यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू स्कोर जो है विराट का 12 मिल गया, 53 हमें राहुल का मिल गया। ये हमारा मेन फंक्शन। और सिमिलरली हमारा मैक्स फंक्शन जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करने के काम आता है। इसके लिए हम हमारे जो फंक्शन का नाम होता है वो भी मैक्स होता है, इज इक्वल टू मैक्स। और इस एक और तरीका, एक हमने तरीका देख लिया कि हम कोमा लगा लगा के दे सकते हैं। दूसरा हमने तरीका देख लिया, पहला सेल, उसके बाद कोलन और उसके बाद आखिरी सेल। तीसरा तरीका हम ड्रैग कर सकते हैं। हम पहले सेल पे क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करके सेल तक ले जाएंगे, आखिरी सेल तक जहाँ तक हमें वैल्यूज चाहिए, और वो उसको अपने आप कोलन लगा के लिख लेगा एक्सेल।
हम ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई जो कि इसके लिए 58, डबल क्लिक और सारी वैल्यूज अपने आप ऑटोफिल हो गई है। अगला फंक्शन जो हमारा है वो है सम प्रोडक्ट फंक्शन। सम प्रोडक्ट फंक्शन हमारे काम तब आता है जब हमें सम करना हो किसी नंबर का उसको किसी से मल्टीप्लाई करके। जैसे कि हम मान लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए हम रेशो डिफाइन कर देते हैं कि टोटल मार्क्स में फिजिक्स का रेशो 1 होगा, केमिस्ट्री का रेशो 2 होगा और मैथ्स का रेशो 3 होगा। तो हम फाइनल स्कोर किस तरह कैलकुलेट करेंगे? फिजिक्स के मार्क्स को 1 से मल्टीप्लाई करके, केमिस्ट्री के मार्क्स को 2 से मल्टीप्लाई करके, मैथ्स के मार्क्स को 3 से मल्टीप्लाई करके हम उन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो बेसिकली जब हमें दो रेंज ऑफ वैल्यूज़ को, जिन्हें हम एरेज भी बोल सकते हैं, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके जब ऐड करना हो तो उस केस में हम सम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे? इसके लिए फंक्शन का नाम भी सम प्रोडक्ट ही होता है। ये नाम से ही पता चलता है कि हमें सम करना है प्रोडक्ट्स का, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। उसके बाद हम पहली एरे देते हैं, पहली रेंज ऑफ वैल्यूज देते हैं जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है, हमने सिलेक्ट की, कोमा। उसके बाद सेकंड एरे जो हमें मल्टीप्लाई करनी है वो दे सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हम जितनी भी वैल्यू एरेज देना चाहते हैं उतनी दे सकते हैं जिन्हें हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, और हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद इन दोनों को आपस में ये एक्सेल का फंक्शन मल्टीप्लाई करेगा, 58 को 1 से, 52 को 2 से, 45 को 3 से, और उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएंगी उन्हें ऐड कर देगा। ये काम होता है सम प्रोडक्ट फंक्शन का। हमने ये कर दिया सम प्रोडक्ट और हमें ये मिल गया है इस तरह से। लेकिन हम जैसे इसको ऑटोफिल करने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पर दिखता है कि सारी वैल्यूज़ ज़ीरो फिल हो गई हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है सेल रेफरेंसिंग का। सेल रेफरेंसिंग दो तरह की होती है, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। रिलेटिव सेल्फ रेफरेंसिंग वो होती है जब हमारा फंक्शन जो होता है, जब हम ऑटो फिल करते हैं तो एक्सेल उसको अपने आप बढ़ा देता है। जैसे हमने सम फंक्शन में, एवरेज फंक्शन में, मिन फंक्शन में देखा था कि उसने कॉलम तो सेम रखा, लेकिन हमने क्योंकि उसको नीचे ड्रैग किया था तो उसने रोज चेंज कर दी। अगर हम उसको राइट में ड्रैग करते तो वो रो सेम रखता लेकिन कॉलम को चेंज करता रहता है। इसे हम रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग कहते हैं, जो कि एक्सेल रिलेटिवली यानी अपने आप दूसरे वैल्यू को अडेप्ट करने के लिए अपने आप चेंज कर देता है। इसे रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं। लेकिन सम प्रोडक्ट फंक्शन के अंदर हमें रोज तो चेंज करनी है मार्क्स की। रोहित के मार्क्स ये लेने हैं, विराट के मार्क्स ये लेने हैं, राहुल के मार्क्स ये लेने हैं, लेकिन हमें जो रेशो वाली एरे है जिससे हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है वो सेम रहेगी। तो उस केस में हम जो यूज़ करते हैं वो हमारी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग होती है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग तीन तरह की होती है, फुली एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, कॉलम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और रो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। फुली एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग मतलब हमें कॉलम और रो दोनों को सेम रखना हो तो हम फुली एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज़ करते हैं। अगर हमें सिर्फ कॉलम सेम रखने हो, रोज बार बार चेंज करनी हो, तो उस केस में हम कॉलम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग यूज़ करते हैं। और किसी केस में अगर हमें रो सेम रखनी हो और कॉलम चेंज करते रहने हो तो उस केस में हम रो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग यूज़ करते हैं। जैसे इस केस में हमने सम निकाला है तो इस केस में कॉलम्स तो सेम है लेकिन रोज बदली जा रही हैं। तो ये अगर हम यहाँ पर इसको एक तरह से एग्जांपल बोल सकते हैं, अगर हम इसके ऊपर कॉलम सेल रेफरेंसिंग लगा देंगे तो भी हमें सेम ही रिजल्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कॉलम सेम है। अब ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग लगाने के लिए हम कॉलम के नाम के आगे या रो के नंबर के आगे डॉलर का साइन लगा देते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, हम अगर बी के आगे डॉलर का साइन लगा दें तो हमारा जो ये कॉलम है वो एब्सोल्यूट बन जाएगा। इसी तरह सी के आगे डॉलर का साइन लगा देंगे तो सी कॉलम भी हमारा एब्सोल्यूट बन जाएगा, और डी के आगे अगर हम डॉलर साइन लगा देंगे तो हमारा डी कॉलम भी एब्सोल्यूट बन जाएगा। और अगर हम एंटर दबाएंगे तो हमारी वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हम इस केस में हमने नीचे ड्रैग जब किया था तो कॉलम सेल रेफरेंसिंग जो है, कॉलम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, वो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग एक ही बात हो गई है इस केस में। अगर हम किसी केस में राइट में ड्रैग करते वैल्यूज ऑटोफिल करने के लिए तो उस केस में वो रो सेल रेफरेंसिंग, रो सेल एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग सेम बात हो जाती क्योंकि उसमें रो नंबर सेम है। और ऐसे ही फुली एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग वो होती है जब हमें कॉलम और रो कुछ भी चेंज नहीं करना होता, जो कि हम मानते हैं सम प्रोडक्ट फंक्शन में हम करके देखते हैं, क्योंकि हमें ये जो मार्क्स के रेशो की एरे है ये चेंज नहीं करनी है। एक तरीका है हम डॉलर साइन अलग अलग लगा सकते हैं, दूसरा तरीका है हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे अपने फॉर्मूला बार में और
F4 जो हमारी की है उसे प्रेस कर देंगे। उसे प्रेस करने के लिए हम पहले FN प्लस F4 की प्रेस करेंगे और देखिए एक्सेल ने हम अपने आप ही हमें रो नंबर के आगे और कॉलम नेम के आगे डॉलर साइन लगा के दे दिया। अब हम एंटर दबाएंगे और अब हम अगर ऑटो फिल करने की कोशिश करेंगे तो वैल्यूज़ सही तरह से फिल हो जाएंगी। अब एक्सेल ने ये सेल क्यों फिल किया, क्योंकि उसने देखा कि 4 रोज के अंदर वैल्यू है 1 2 3, इसलिए उसने यहाँ तक वैल्यू को फिल कर दिया ऑटो फिल को। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इधर डिलीट दबा देंगे। ये था हमारा सम प्रोडक्ट फंक्शन, जिसमें हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स पढ़े, सम प्रोडक्ट भी पढ़ा और रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, और उसके 3 टाइप्स भी हमने पढ़े। अब सम प्रोडक्ट फंक्शन लेट से हम वेरीफाई करके देखना चाहते हैं प्रोडक्ट, तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट निकालने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट फंक्शन होता है, उसके लिए हम इज इक्वल टू प्रोडक्ट लगाएंगे। हम अपना पेरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे। अब हमें इसको 58 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, कोमा दिस, इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। हमें इसको कितने आपस में जितने भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसको एंटर कर देंगे तो 58 इंटू 1 हमारे पास 58 आ गया। अब हमें राइट में लेकर जाना है, क्योंकि हमें केमिस्ट्री के मार्क्स को 52 को 2 से, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम एक बार राइट में ड्रैग करके ऑटोफिल करने वाली चीज़ भी देख लेते हैं। अब हम 2 बार राइट में ड्रैग करेंगे और देखिए हमारी वैल्यू अपने आप ऑटोफिल हो गई। इसने प्रोडक्ट कर दिया है C3 का और C6 का, जो कि 52 इंटू 2 है, और यहाँ पे 45 इंटू 3 का इसने प्रोडक्ट कर दिया है। अब लेट्स से हमें इसका सम करना है, तो उसके लिए हमें फंक्शन पता है इज इक्वल टू सम, और हम हमारी ये तीनों वैल्यूज दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। हमारे पास सम आएगा 297, और सम प्रोडक्ट फंक्शन से हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो भी 297 थी। तो यहाँ पे हमने बेसिकली इसको वेरीफाई कर लिया है। अगर हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो तो ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा सम फंक्शन का यूज़ करें या प्रोडक्ट फंक्शन का यूज़ करें। ये हमें हेल्प करता है कि हमें बार बार ये वैल्यूज़ को लिखना नहीं पड़ता। एक और तरीका हमारे पास है सम निकालने का, जो कि हम ऐसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू, हम पहली वैल्यू सिलेक्ट करेंगे प्लस दूसरी वैल्यू प्लस तीसरी वैल्यू। ये पहले से इनबिल्ट फंक्शन नहीं है एक्सेल में, हम इसे बोल सकते हैं कि ये फंक्शन हमने खुद बनाया है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, कि हमें इन दोनों को प्लस करना है। तो हम एंटर करेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी जो हमें यहाँ पर सम से मिली थी। अब इस फंक्शन में हमें अगर बहुत सारी वैल्यूज़ का सम करना हो तो हमें बार बार प्लस 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 साइन लिखना पड़ेगा। इस मामले में हमारा सम फंक्शन जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि हम पूरी रेंज एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम माइनस कर सकते हैं। हमने फिजिक्स सिलेक्ट किया, माइनस केमिस्ट्री के मार्क्स, एंटर, और हमें उनके बीच का सब्ट्रैक्ट मिल गया है। उसी तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू सेल सिलेक्ट किया, स्टार साइन हमारे पास जो होता है हमारे नम पैड के ऊपर, वो यूज़ करते होते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लाई केमिस्ट्री मार्क्स, और हमें इनका मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। इसी तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं फिजिक्स, और स्लैश, हमारा फॉरवर्ड स्लैश को हम डिवाइड साइन की तरह यूज़ करते हैं, और उसके बाद केमिस्ट्री मार्क्स, एंटर, तो हमें डिवाइड मिल जाएगा। तो इस तरह से हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। हम अपने तरह से अपने हिसाब से कोई रैंडम फंक्शन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें प्लस करने हो फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स, लेकिन उन्हें उनमें से माइनस कर रहा हूँ उनके सम में से मैथ्स के मार्क्स को, और उस सब को मल्टीप्लाई करना हो 5 से। तो इस तरह से हमने बेसिकली खुद के लिए एक फंक्शन बना दिया है। अब हम एंटर करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी -115। एक्सेल इतना स्मार्ट है कि उसने अपने आप बोर्ड मास लगाकर इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें रिजल्ट दिया है। इसने पहले मल्टीप्लाई किया 40 बोर्ड मास, यानी हम मल्टीप्लाई पहले करते हैं, तो इसने मैथ्स के मार्क्स को 5 से पहले मल्टीप्लाई किया है, और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसने करी है। तो ये हमारे पास हमने खुद से इन फंक्शन बनाया। ये एक्सेल के अंदर कोई पहले से फंक्शन नहीं था, तो इस तरह से हम खुद के फंक्शंस भी बना सकते हैं। फिलहाल हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, इन सेल्स को हम डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो हम अपना देखेंगे वो होगा मोड फंक्शन। मोड फंक्शन क्या करता है, जब भी हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, उस रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मोड फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम नंबर ले लेते हैं 11, और इसको हमने 2 से डिवाइड करना है। हमने 11 और 2 इधर 2 सेल्स में लिख दिए। वैसे हम इसको आर्ग्यूमेंट्स के अंदर मैनुअली भी दे सकते हैं, जैसे MOD, हमने नंबर दिया 11 जिससे हमें डिवाइड करना है, कोमा, उसके बाद जिस नंबर से डिवाइड करना है वो नंबर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
तो 11 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 रिमाइंडर आएगा और वही हम यहाँ पर मोड फंक्शन से भी देख सकते हैं। इसी तरह से हम कितने भी बड़े नंबर्स दे सकते हैं और हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो मोड फंक्शन हमें दे देगा। यहाँ पर इन सेल्स को हम डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास है वो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जिसके आगे कोई साइन नहीं लगा होता है, विदाउट एनी साइन, चाहे वो पॉजिटिव साइन हो चाहे नेगेटिव साइन हो, वो वैल्यू किसी नंबर की हमें एब्सोल्यूट फंक्शन से मिलती होती है। जैसे हम यहाँ पर 2-3 नंबर लिख देते हैं, 56 और -68 और +78। ये हमने 3 नंबर यहाँ पर लिख दिए। प्लस को एक्सेल ने ऑटोमेटिकली हटा दिया है। एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर हम हमारा जो फंक्शन का नाम होता है वो ABS होता है। ABS पूरा एब्सोल्यूट नहीं होता है। ब्रैकेट के अंदर हम अपना नंबर देते हैं और उसके बाद एंटर। एब्सोल्यूट वैल्यू 56 के 56 ही रहेगी क्योंकि पॉजिटिव साइन है। अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसने अपने आप ऑटो फिल कर दिया है। -68 की बजाय हमें एब्सोल्यूट वैल्यू 68 मिल गई है, 78 की बजाय हमें 78 मिल गई है। इसने N5 सेल की वैल्यू को भी ले लिया जो कि 0 आ गई है। तो अभी के लिए हम इन वैल्यूज को डिलीट कर देते हैं। तो जैसे ही हमने इन वैल्यूज को डिलीट किया, इनका चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि हमने इस फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट दी थी वो कोई वैल्यू नहीं दी थी बल्कि एक सेल दिया। तो जैसे ही हम अगर किसी सेल के अंदर कोई चेंज करते हैं तो उसका चेंज जो है वो यहाँ पर हमें इस फंक्शन के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा। अगला फंक्शन जो अब हम स्टडी करेंगे वो होगा राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अगर हमें किसी वैल्यू को राउंड ऑफ करके पता लगाना हो तो उसके लिए हम राउंड फंक्शन को यूज़ करते हैं। लेट्स से हम एवरेज की वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इज इक्वल टू राउंड फंक्शन के लिए हमारे फंक्शन का नाम राउंड ही होता है। हम पहले वो नंबर देंगे कोमा, उसके बाद हम उन नंबर ऑफ डिजिट्स देंगे कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स तक हमें उसे राउंड ऑफ करना है। लेट्स से हम 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई है 51.67। इसने इसको राउंड ऑफ कर दिया है, डबल क्लिक, और इसने बाकी वैल्यूज़ को भी राउंड ऑफ कर दिया, 48.67 और 72 का 72 ही रहा। तो ये था हमारा राउंड फंक्शन। इसके बाद जो हमारा फंक्शन होता है वो होता है पाई फंक्शन। पाई फंक्शन हमें एक्सेल के अंदर पाई की वैल्यू देता है। मैथमेटिकल वैल्यू अगर आपने पढ़ा हो तो पाई की वैल्यू जो होती है, हमें इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस इज इक्वल टू PI और ब्रैकेट क्लोज, स्टार्ट क्लोज। उसके बाद हमें जो है पाई की वैल्यू मिल जाती है जो कि एक्यूरेट होती है। हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई है। इस वैल्यू को हम अगर किसी कैलकुलेशन में अगर यूज़ करना हो तो हम इस वैल्यू को तब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो πr² होता है। तो हम उसमें पाई की वैल्यू को यहाँ से उठा सकते हैं और रेडियस की वैल्यू को दूसरी तरह जगह से उठा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। अगला फंक्शन जो हमारा है वो है SQRT फंक्शन। SQRT फंक्शन यूज़ होता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए किसी भी नंबर का। इसके लिए हम इज इक्वल टू SQRT और ब्रैकेट्स के अंदर हम देंगे कोई भी नंबर जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। लेट्स से हमें 2 का स्क्वायर रूट निकालना है। हमें उसकी वैल्यू मिल गई यहाँ पे 1.414214। ये हमारा स्क्वायर रूट निकल गया है 2 का। नेक्स्ट फंक्शन जो हम देखने वाले हैं वो है लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन यूज़ होता है लोगरिथमिक वैल्यू निकालने के लिए। इसको यूज़ करने के लिए भी जो फंक्शन का नाम होता है वो लॉग ही होता है, इज इक्वल टू LOG। इसके अंदर हम सबसे पहले नंबर देते हैं जिसका हमें लॉग निकालना है। लेट्स से हमें 10 लिखना है। उसके बाद हम बेस देते होते हैं कि किस बेस के हम ऊपर हमें लॉग की वैल्यू निकालें। लेट्स से हमें बेस जो रखना है वो 2 रखना है, ब्रैकेट क्लोज, और हमें यहाँ पे लॉग की वैल्यू मिल गई है 3.321928। अब ये जो फंक्शन के अंदर सेकंड आर्ग्यूमेंट होती है, बेस वाली आर्ग्यूमेंट, वो ऑप्शनल होती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं लॉग, हमें यहाँ पे लिखा हुआ है जब भी कोई वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन में स्क्वायर ब्रैकेट्स में दी हुई है तो उसका मतलब ये होता है कि वो ऑप्शनल है। हम उसे दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इस केस में अगर हम ये वैल्यू नहीं देंगे बेस की वैल्यू, तो ये डिफ़ॉल्ट बेस जो होता है 10, उसके बेस पे हमें आंसर निकाल के दे देगा। हम वही नंबर देते हैं लोग निकालने के लिए 10। इस बार हम बेस नहीं देंगे तो ये 10 को बेस नंबर मान के उसे यूज़ करेगा। ज़रूरी नहीं है हम यहाँ पर 10 ही दें, हम यहाँ पर लेट्स से 100 देते हैं, वो बेस को 10 लेगा और हमें उस हिसाब से आंसर देगा। और हमें यहाँ पर जिस तरह से आंसर मिल गया है 2। अगला फंक्शन जो हम देखने वाले हैं वो है रैंड फंक्शन, RAND। ये रैंड फंक्शन यूज़ होता है रैंडम वैल्यू निकालने के लिए। ये हमें रैंडम वैल्यू जनरेट करके देता है 0 से 1 के बीच में। ये कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट करके देता है। इसके लिए हमें सिंपल इज इक्वल टू RAND
और फंक्शन पेरेंथेसिस स्टार्ट एंड क्लोज, और ये हमें रैंडम वैल्यू इसने निकाल कर दे दी। अब जैसे ही ये पेज रिफ्रेश होगा तो हमारी ये रैंडम वैल्यू जो हमें मिली है ये भी रिफ्रेश होएगी और ये भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये उसको रैंडमली जनरेट कर रहा है। अगर हम दोबारा रैंड फंक्शन को कॉल करेंगे इज इक्वल टू आर ए एन डी, तो बेसिकली ये एक तरह से इसको रिफ्रेश करेगा और हमारी जो पुरानी वैल्यू है पूरे पेज पे जो भी वैल्यूज़ है वो सारी रिफ्रेश होंगी, और इसी तरह हमारी जो रैंड वैल्यू की वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। जैसे कि हम देख सकते हैं पहले यहाँ पर कोई और वैल्यू थी, अब यहाँ पर कोई और वैल्यू है। इसी तरह से हमारे जो सारे फंक्शंस होते हैं वो रिफ्रेश होते हैं। अब इसका कारण क्या होता है, मान लो हमें कोई भी वैल्यूज़ में चेंज करते हैं, मार्क्स में चेंज कर देते हैं, 52 की बजाय अगर हमने कर दिया 65, तो हम ऑब्जर्व करेंगे सारे फील्ड्स को ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करें, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, सम, प्रोडक्ट, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये सारी की सारी रिफ्लेक्ट करेंगे एंड, और हमारी ये सारी वैल्यूज़ इस तरह से यहाँ पर रिफ्लेक्ट करी हैं, इस वजह से कि कोई भी चेंज हो तो वो साथ ही साथ रिफ्लेक्ट हो जाए। इस वजह से हमारा जो ये पेज है वो रिफ्रेश होता है, और इसी वजह से हमारा रैंडम नंबर जो हम रिफ्रेश होने के बाद वो चेंज होता रहता है। ये रैंडम नंबर इसने जनरेट कर दिया 0 से 1 के बीच में। अगर हमें किसी स्पेसिफिक रेंज के बीच में कोई इंटीजर वैल्यू चाहिए हो रैंडम नंबर की, तो उसके लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं रैंड बिटवीन फंक्शन। ये रैंडम नंबर जनरेट करके देता है किसी भी पर्टिकुलर रेंज के अंदर। इसके लिए हम लिखते हैं इज इक्वल टू रैंड बिटवीन, पहला नंबर हम जो इसके अंदर देते हैं वो हमारा छोटा नंबर होता है कि जिससे बड़ा हमें कोई रैंडम नंबर जनरेट कराना होता है, लेट्स से हमें 10, और कोमा के बाद हम जो नंबर देते हैं वो हमारा टॉप लिमिट होता है कि हमें इससे छोटा ही नंबर चाहिए, लेट्स से हमें दे देते हैं 90, और ये इसने हमें नंबर जनरेट करके दे दिया 21। लेट्स से हम इसको ड्रैग करते हैं, हम बहुत सारे नंबर्स देख सकते हैं, इसने इतने सारे नंबर जनरेट कर दिए हैं 10 से 90 के बीच के अंदर ही। और सेम रूल इस पे रैंड बिटवीन पे भी लागू होता है कि जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा ये सारी वैल्यूज़ भी रिफ्रेश हो जाएंगी। लेट्स से हम दोबारा रैंड फंक्शन को कॉल करते हैं और ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे रिफ्रेश हो गई है। तो ये बेसिकली कुछ मोस्ट यूज्ड फंक्शंस थे एमएस एक्सेल में जो हमने यहाँ पर देखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जो हम एमएस एक्सेल में देख सकते हैं। बहुत सारे, जैसे क्यूब निकालने के लिए फंक्शन होगा, पावर निकालने के लिए फंक्शन होगा, काउंट करने के लिए फंक्शन होगा, इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस हैं। हम सारे कवर नहीं कर सकते हैं, बट अगर आपको एक्सप्लोर करना हो तो हम ऊपर फॉर्मूला स्टेप के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हमें मैथ एंड ट्रिगो फंक्शंस देखने का ऑप्शन मिलेगा। ड्रॉप डाउन पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस देख सकते हैं। यहाँ पर ABS फंक्शन जो हमने एब्सोल्यूट पढ़ा था, इस तरह से बहुत सारे फंक्शन है। कोस फंक्शन, कोसाइन वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एंगल का, और इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर फंक्शन है। अगर आपको एक्सप्लोर करना हो आप इस फंक्शन के ऊपर होवर कर सकते हैं, और होवर करने के बाद हमें इसकी डिटेल मिल जाएंगी। जैसे राउंड अप फंक्शन जो होता है वो राउंड अप कर देता है नंबर को। जैसे 1.414 हमारे पास है तो ये राउंड अप वैल्यू इसकी 2 होएगी, राउंड डाउन वैल्यू इसकी 1 होएगी, और राउंड ऑफ वैल्यू जो होगी इसकी वो 1, वो हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स पे इस तरह से डिपेंड करेगा। वो हमारे इस अलग अलग फंक्शंस होते हैं, हम इसके ऊपर होवर कर सकते हैं जिसके बाद हमें यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी। और इसका सिंटेक्स जानने के लिए हम बस इज इक्वल टू और फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने राउंड अप लिखा और इसके बाद हमें यहाँ पे इसकी छोटी सी डेफिनेशन देखने को मिली है, राउंड सा नंबर अप अवे फ्रॉम जीरो। अगर हम जैसे ही स्टार्टिंग पेरेंथेसिस लिखते हैं ये हमें सिंटेक्स दिखा देता है। हमें यहाँ पर इसको फॉलो करना है बस। हम पहले जैसे कि नंबर देंगे, अब 1.414 ही लेते हैं, कोमा। अब हमें नंबर ऑफ डिजिट्स लिखना है और यहाँ पर हमारे पास हम लेट्स से 0 दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, और इसने इसको राउंड अप कर दिया 1.414 को 2 पे इसने राउंड अप कर दिया। तो इस तरह से अगर हमें और भी फंक्शंस को एक्सप्लोर करना हो तो आप कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी डिफिकल्टी हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ तक हमने इस वीडियो में एमएस एक्सेल में बेसिक हमने इसका यूआई डिस्कस किया, शीट क्या होती है और सेल्स क्या होते हैं, कॉलम, फॉर्मूला बार, वर्कशीट और वर्कबुक, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। उसके बाद हमने थोड़ी फॉर्मेटिंग डिस्कस करी। हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स को हमें अंडरलाइन करना हो तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं, हमारे पास अंडरलाइन आ गया है। हम यहाँ पे स्मॉल एरो के ऊपर बहुत सारी देख सकते हैं, यहाँ पर सिंगल अंडरलाइन है और ये डबल अंडरलाइन है, तरह तरह की अंडरलाइन हो सकती हैं। और ये फॉर्मेट प्रिंटर हमारे पास होता है, जैसे कि हमें नेम हमारे पास बोल्ड है या फिर हमने मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी फॉर्मेटिंग लगाई है। हमने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, अलाइनमेंट, कलर, बैकग्राउंड कलर, बोल्ड और
अंडरलाइन किया है, हम इस सेल के ऊपर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और लेट्स से हमने ये जो 2 लिखा है, हम यहाँ पर आकर क्लिक कर देंगे। तो ये सारी जो फॉर्मेटिंग है, जो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स पे हमने लगाई थी, वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग इस पे आके लग जाएगी। तो हम वो सारी फॉर्मेटिंग अब हमें दोबारा नहीं लगानी पड़ी। इस केस में हम फॉर्मेट पेंटर को यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमने मर्ज एंड सेंटर देखा। अब हमारे पास शॉर्टकट्स भी होते हैं, जैसे बोल्ड के लिए हम कंट्रोल बी दबा सकते हैं। हम यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं कंट्रोल बी, हमारे पास ये 89 बोल्ड हो गया है। इटैलिक के लिए हम कंट्रोल आई दबाते हैं, ये हमारे पास इटैलिक हो गया है। अंडरलाइन के लिए हम कंट्रोल यू दबाते हैं, ये हमारे पास अंडरलाइन हो गया है। इस तरह से हम बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो हम देख सकते हैं। हम जैसे होवर करेंगे तो हमें देखने को मिल जाता है कंट्रोल प्लस यू। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं आप एक्सेल को। हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने इसका बेसिक यूआई देखा, हमने उसके बाद फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देखे, हमने उसके बाद देखा कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस। और मैथमेटिकल फंक्शंस हमें कहाँ मिलेंगे वो हम फॉर्मूलाज में जाके देख सकते हैं। मैथ एंड ट्रिगो फंक्शंस के अंदर हमें डेट टाइम फंक्शंस, हमें बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे यहाँ पर। टेक्सचुअल फंक्शंस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेम सीरीज एम एस एक्सेल की हमारी शॉर्ट सीरीज भी चल रही है, पर वो शॉर्ट्स आएंगी लेकिन इंग्लिश में आएंगी। हिंदी में आपको अगर सीखना हो एम एस एक्सेल तो आप वीडियोस देख सकते हैं जो चैनल पर मैं अपलोड करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन एंजॉय एम एस एक्सेल।